ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन। ऐसा असेट की वैल्यू बढ़ गई, एग्जांपल दे रहा है, दो टेक्निक है। टेक्निक वन कहती है जो इंक्रीज इन वैल्यू हुई इज टू बी डिवाइडेड इन ग्रोस वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, उसमें एडजस्ट कर दो। और टेक्निक टू क्या कहती है? टेक्निक टू कहती है कि भाई आप क्या करो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट जो है इज टू बी एडजस्टेड फ्रॉम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन फर्स्ट, उसको एडजस्ट कर दो, एंड रिमेनिंग इन बुक वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स या पीपी। दो अप्रोच हैं। एक तो कहता है, ये अप्रोच ज्यादा चलती है, ये कह रहा है कि आप डेप्रीसिएशन उड़ा दो एक्यूमुलेटेड और बाकी असेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर दो। ये कह रहा है कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ असेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दोनों बदल लो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो फिक्स असेट्स है वो मान लो है 50,000 की, लेस उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 10,000। कितने की बैलेंस शीट में पड़ी है वो? बैलेंस शीट में बुक वैल्यू 40 पड़ी है। हमें किसी ने कहा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, किसी ने कहा जी ये 60,000 रुपये हो गई है, 40 की बढ़ के 60 हो गई है। टेक्निक वन तो क्या कहती है? टेक्निक वन कहती है कि भाई वैल्यू दोनों की बढ़ाओ, फिक्स असेट्स की भी एक्यूमुलेटेड की। तो ये कह रहा है कि WDV 40 वाली इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज टू ₹60, बढ़ गई है 40 से कितनी हो गई है 60। परसेंटेज इंक्रीज बताओ, परसेंटेज इंक्रीज कितनी है? 20 वाली चीज 40 थी पहले WDV, 20 बढ़ के 60 होगी तो कितने परसेंट बढ़ गई? 50। ये कहता है जी बैलेंस शीट में यूं दिखाओ। ये कौन सी टेक्निक है? टेक्निक वन। बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स कितनी बढ़ा दो? 50 है ना, उसमें 50% बढ़ा के 75 दिखा दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का क्या करो कह रहा है? 10 है ना, 50% बढ़ा के उसे भी क्या है 15 दिखा दो, तो बस कितनी वैल्यू आ जाएगी? 60। टेक्निक वन खत्म। देख लो, मैंने दोनों चीजें प्रोपोर्शनेट बढ़ा दी, मशीन भी, फिक्स असेट्स भी और डेप्रीसिएशन भी। ये टेक्निक बताती यही है कि प्रोपोर्शनेट बढ़ा दो दोनों को। प्रोपोर्शनेट 50 की थी कॉस्ट, लेस डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड 10, 40 की WDV थी, फेयर मार्केट वैल्यू 60। और आप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं? रीवैल्यूएशन मॉडल इज गोइंग टू बी फॉलोड। मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो आप। तो आप क्या करो, 40 से आपने 60 पे आना है, 40 से बढ़ के 60 पे आ गए हो, कितना बढ़ गया आपका वैल्यू? 60 दिखाना है, जैसे तैसे भी दिखाओ, 40 के 60 दिखाने हैं। तो इसका मतलब तो ये निकला 20 वैल्यू बढ़ गई, 40 की चीज 20 बढ़ के 60 होगी। 50% बढ़ा दो, कॉस्ट भी एक्यूमुलेटेड भी, आंसर आ जाएगा। दूसरी टेक्निक, टेक्निक टू कहती है ना भाई आप कितनी वैल्यू बढ़ानी है? 20 बढ़ानी है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स 20,000, क्योंकि आपकी बुक्स में 60 करनी है 40 से बढ़ के। बुक वैल्यू 40 है, फेयर मार्केट वैल्यू 60, WDV 40, 20 बढ़ानी है। तो क्या करो, कहता है क्यूमुलेटेड को एडजस्ट कर लो। पहले क्यूमुलेटेड उड़ा दो, कितना है क्यूमुलेटेड? बिफोर रिवैल्यूएशन क्या पोजीशन है बताओ? बिफोर वैल्यूएशन बैलेंस शीट में क्या पोजीशन है कि फिक्स असेट्स पड़ी है 50, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना पड़ा है? 10। कितने की पड़ी है पोजीशन? 40 की। कहता अब आप ऐसा करो कि भाई वैल्यू 20 बढ़ानी है ना, तो आप जर्नल क्या करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन उड़ा दो 10 का। उड़ गया 10 साफ। तो ये 10 डेबिट हो गया, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था तो ही लेस करके दिखाते हैं। अब ये डेबिट हो गया तो खत्म हो गया, असेट 50 होगी। कहता अपा ने तो वैल्यू कितनी बढ़ानी है? अपा ने तो वैल्यू 60 बढ़ानी है। 20 का फायदा कहां जाएगा? ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिजर्व में वो तो यहां भी जाएगा। क्या फिक्स असेट्स और एक्यूमुलेटेड दोनों बढ़ा रहे हो, तो फिक्स असेट्स कितनी बढ़ा दी आपने? फिक्स असेट्स बढ़ा दी 25, और एक्यूमुलेटेड कितना बढ़ा रहे हो आप? एक्यूमुलेटेड बढ़ा दिया 5।
बाकी टू रिवैल्यूशन रिजर्व में कितना चला गया 20। वो तो इसमें भी जाना है, बस एंट्री का स्टाइल अलग है। इसमें फिक्स असेट्स में भी बढ़ा दिया 25, एक्यूमुलेटेड में भी 5 बढ़ा दिया, फायदा 20 रिवैल्यूशन रिजर्व। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करता, दोनों चीजें नहीं बढ़ाता, एक्यूमुलेटेड उड़ा देता है, कहता 10 तो वो खत्म करो, असेट 50 पे पहुंच गई पर फायदा तो 20 का है, तो 10 और किस में डेबिट कर दो, 10 और बैलेंसिंग फिगर फिक्स असेट अकाउंट में डेबिट कर दो। ऐसा करने से बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन कैसे बनेगी देख लो। बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन सीधा दिखेगी फिक्स असेट्स कितने रुपए 60, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेबिट होके खत्म हो गया 10 और असेट में 10 और डेबिट कर दिया, टोटल 20,000 रुपए फिक्स असेट्स में जुड़ गए। 40 थी, 10 का तो एक्यूमुलेटेड खत्म, 10 और असेट डेबिट, तो असेट कितने की होगी बढ़ के 60। या ये को ऐसे कर लो कि एक स्टूडेंट कहता है जी असेट तो 50 थी, लो असेट 50 थी, 10 और डेबिट हुई 60, लेस वाला एक्यूमुलेटेड साफ हो गया, लेस एक्यूमुलेटेड नहीं है, ऐसे कर दो। समझ आया इसका कंसेप्ट सारा कि बिफोर वैल्यूएशन और आफ्टर वैल्यूएशन क्या फंडा है, सारी बात समझ आई। इस तरह से आपको ये रिवैल्यूएशन करना है। देख लो किसी को भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, आप देखना चाहो तो एक क्वेश्चन इस टेक्निक का और देख लो। नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल 1 है, 109 पेज पे कह रहा है फिक्स असेट्स हमारी 1000 रुपए की है, जिसपे एक्यूमुलेटेड कितना है 250, कितने की पड़ी है 750। अब बाजार में रेट कितना हो गया, कह रहा है बाजार में रेट 1100 हो गया। अब आप बताओ बाजार में रेट 1100 तो हो गया, तो कितनी वैल्यू बढ़ गई। फर्स्ट अप्रोच WDV है 750, इंक्रीज होके कितनी होगी 1100, कितना बढ़ गया बताओ, ये बढ़ गया 1100 माइनस 750, 350 वैल्यू बढ़ गई, 350। तो कितनी वैल्यू बढ़ गई ये भी तो बताओ, 350 बढ़ गई 750 से, कितने परसेंट इंक्रीज होगी, 350 बढ़ गई डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100, 46.67% इंक्रीज है, 46.67। इसमें भी ये कितने की थी फिक्स असेट्स बोलो, करो वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल दी। ये फिक्स असेट 750 में 46.67% जोड़ दो, जैसे मैं करवा रहा हूँ आप ऐसे ही करना। ICI की बुक्स वगैरह में ये परसेंटेज नहीं निकाली हुई, कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना आप, कभी गलती नहीं होगी आपकी। ये देखो डेप्रीसिएशन में भी 250 में 46.67% जोड़ दो, 46.67 करो, 250 में 46.6666, तो ये 366-67 कुछ, अच्छा ये कुछ बढ़ गया, ये ना थोड़े डेसिमल ज़्यादा लो, ये करोगे ना 750 में आप 46 करो, 750 प्लस 46.666666 यार है 750 प्लस 46.67, अच्छा मैं 750 गलत लिख रहा हूँ ना, ये लो, ये 1000 रुपये है कोस्ट, तो कोस्ट 1000 है, 46.67% जोड़ोगे तो कितनी कोस्ट आ जाएगी आपकी, यहाँ पे वो जो कोस्ट आएगी आ जाएगी, कितनी कोस्ट आ जाएगी, 1000 में 46.67 कोस्ट में जोड़ दोगे तो कोस्ट 1467 रुपये आ जाएगी, और डेप्रीसिएशन जोड़ोगे तो 467 आ जाएगा, 367, तो वैल्यू 1100 पे आ जाएगी। तो आप एंट्री करो फिक्स असेट्स में कितने जोड़े आपने, फिक्स असेट्स में 467, एक्यूमुलेटेड में 367, तो यानी कि ये फिक्स असेट्स में कितने जोड़े, 1000 से बढ़ के 1467, 467, एक्यूमुलेटेड में कितने जोड़े, एक्यूमुलेटेड में आपने हाँ 250 से बढ़ के 367 हो गया, कितने जोड़ दिए 117 रुपये, 117, और 467 का डिफरेंस 350 रुपये कैपिटल उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला गया। तो इस तरह 1100 पे आ गई 750 वाली चीज, राउंड फिगर दी है, कई बार गलती होती है, 350 बढ़ गई 750 से, 46 पॉइंट बढ़ गई, तो 1000 की कोस्ट में 46, एक्यूमुलेटेड में भी 46, ये आ गया, कितना बड़ा 250 से 367 हो गया, ये 1000 से 1467, 467 ये बढ़ गया, 250 से 367, 117 ये बढ़ गया, 350 रिवैल्यूएशन था। लेकिन यहाँ आ जाओ 1100 रुपये पे पहुँच गया बुक वैल्यू 750 से,
कितनी वैल्यू बढ़ गई 350। बिफोर वैल्यूशन कितना था 1000 माइनस 250, कितनी वैल्यू थी अपनी 750। अब आपको क्या करना है, यहां पे 350 वैल्यू बढ़ानी है। 250 का एक्यूमुलेटेड उठा दो, 100 रुपए कहां डाल दो फिक्स असेट्स में, 350 रुपए चेंज। अब देखो जो 750 की ये कितने की दिख रही थी, पहले आपको दिख रही थी ये एक्यूमुलेटेड तो उड़ी गया 250 रुपए का, 1000 की रह गई थी और 100 और बढ़ा दिया आपने, तो कितने की दिखने लगी 1100 रुपए की। क्वेश्चन हो गया, देखो ध्यान से, ये एक और एग्जांपल हो गया। 350 बढ़नी है, 750 वाली 1100 पे दिखानी है, 350 बढ़ाओ, डेप्रीसिएशन उड़ा दो 250 का, 100 फिक्स असेट्स में और जोड़ दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में 350 चला गया। जो ये 100 जुड़ा 1000 की को 100 जुड़ के 1100, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो हमने उड़ा ही दिया है इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर अपना ये एग्जाम्पल 1 2 कर लेंगे, 3 और है, 2 मैंने करवा दिए, आराम से ये टेक्निक समझ आ जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं। आप इस थ्योरी को फॉलो करो जो मैं कह रहा हूँ, बस उससे हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रेशो वाला कंसेप्ट लगाओ, ठीक। अब ये टॉपिक फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं कि रिवैल्यूएशन के लिए क्या करना पड़ता है। बताओ, पहली बार रिवैल्यूएशन करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, वैल्यू डाउन हो जाए तो कहां जाएगा, डाउन हो जाए तो P&L, बढ़ेगा तो कहां रिवैल्यूएशन रिजर्व। मान लो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी बिफोर रीवैल्यूएशन अपनी पड़ी है, मान लो कि 50,000 की, ठीक है, 50,000 की पड़ी है, तो रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन ओके 50 की पड़ी है। मान लो फर्स्ट ईयर रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन फर्स्ट ईयर है, लॉस हुआ, चलो फर्स्ट ईयर रिवैल्यूएशन, फर्स्ट ईयर रिवैल्यूएशन में गेन हुआ तो कहां जाएगा गेन, और लॉस हुआ तो कहां जाएगा, लॉस हुआ तो ट्रांसफर टू P&L, P&L में जाएगा। मान लो मैं कह दूं कि 50 वाले की वैल्यू जो है फेयर मार्केट वैल्यू 40 रहेगी, तो आप जर्नल क्या डालोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने रुपए 10, बैलेंस शीट में कितना चला जाएगा बोलो, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितने की रह जाएगी, 50 माइनस 10 40 की रह जाएगी। समझ आया, 10 काट देना 40। अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन फायदा हुआ है, मान लो ये फायदा हुआ तो ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। मान लो फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ के जो है इसकी 50 वाली मान लो 58 की होगी या 55 की होगी, लो तो आप एंट्री क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 5000 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, कितना 5000। समझ आई, बैलेंस शीट में क्या आएगा, फिक्स असेट्स 55,000, ऐसे ही होता है, 50 + 5 55,000, ये बैलेंस शीट आपकी तैयार हो जाएगी। सही है, डाउन हुई तो P&L, बढ़ी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व। कब तक पड़ा रहेगा, फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं, जब तक असेट बेच नहीं देते ये रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा रहता है। इसमें से डिविडेंड दे सकते हैं, नहीं, डिविडेंड कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि किस लिए, बिकॉज इट इज अनरियलाइज्ड गेन, क्योंकि ये आया ही नहीं, पड़े पड़े वैल्यू बढ़ा दी, और बोनस शेयर भी नहीं दे सकते, बोनस शेयर्स कांट बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, पढ़ा करते थे। ये कब तक पढ़ा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व विल रिटेन इन बैलेंस शीट फॉर फ्यूचर रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, कल को वैल्यू गिर गई तो कहां से राइट ऑफ कर लोगे, रिवैल्यूएशन से, अदरवाइज इट विल बी ट्रांसफर टू P&L ऑन डिस्पोजल ऑफ असेट्स। जब असेट ही बेच दोगे तो ये रिवैल्यूएशन पड़ा किस काम का, कहां चला जाएगा, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में, जो कहां P&L में। मान लो सेकेंड ईयर बिगिनिंग में ही हमने, इसके बाद वाला केस ले लो, हमने ये सेट 55 की होगी रिवैल्यूएशन रिजर्व के बाद, ये प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड एट, ये बेच दी 57,000 में, आप एंट्री करो, बैंक या कैश डेबिट कितने रुपए 57, आपकी फिक्स असेट्स बैलेंस शीट में कितने की पड़ी हैं
फिक्स असेट्स पड़ी हैं 55 की, 2 का क्या आ गया पी एंड एल में फायदा। अब 2 का तो फायदा ये आ गया, प्लस वैसे तो आपको लग रहा होगा सेट 50 की थी, बेची 57, 7 का फायदा होना चाहिए, 7 ही होगा, देखना कैसे। 55 की वैल्यू होगी थी रिवैल्यूएशन के बाद, 57 में भी की 2 का फायदा, और वो रिवैल्यूएशन इस तरफ किस भरोसे पड़ा है अब तो असेट ही ना रही, बेच दी। जब असेट ही ना रही, अपने असेट बेच दी, तो रिवैल्यूएशन अब किसका वेट में पड़ा रहेगा, डाउन क्या होगा कल को, कहां जाने दो रिवैल्यूएशन को, पी एंड एल में 5, तो घूम फिर के पी एंड एल में 7 ही आया ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व खत्म हो गया, 5 पी एंड एल में ये गया, 2 ये आखिर 7, यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व इस वेट में पड़ा रहता है कि क्या पता कल को वैल्यू ऑफ असेट क्या हो जाए, रिड्यूस डाउन, तो यहां से राइट ऑफ करेंगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि आपने वो रिवैल्यूएशन रिजर्व तब खत्म करना है जब असेट बेचो, नहीं तो ये बढ़ता घटता रहेगा, डाउन हुई तो यहां से ले लो, बढ़ी तो और रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल लो। इससे कोई डिविडेंड नहीं दे सकते, कोई बोनस शेयर नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज अनरियलाइज्ड गेन, ये जेब में आया ही कहां है, तो इसलिए ये पड़ा रहता है जब तक असेट नहीं बिकती। ओके, देखो पहले साल फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व, डाउन हुआ तो पी एंड एल, 2 सिचुएशन है। मान लो मैं सेकंड ईयर में आ गया, सेकंड ईयर में फिर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, मान लो वैसे तो वैल्यू बदल जाएगी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 55 पे, मान लो डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा 55 ही है, और वैल्यू बढ़ गई, फेयर मार्केट वैल्यू असेट की बढ़ के 62 होगी, और बढ़ा दो, फिर 55 पे आ गया था, 5 का रिवैल्यूएशन रिजर्व था बैलेंस शीट में, और बढ़ा दो, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 7000, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने रुपए, 7। यानी अब अगर बैलेंस शीट बनाऊं तो बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स बढ़ के 55 में 7 62 हो गई है, और रिवैल्यूएशन रिजर्व बढ़ के क्या हो गया है, पहले 5 था 7 और बन के 12 हो गया है। समझ आ गई बात, इस तरह से। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर 5 का रिवैल्यूएशन है, सेकेंड ईयर में क्या हो गया, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, मैं कह रहा हूं फेयर मार्केट वैल्यू 51 रहेगी, 55 से 51, तो आप प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर दो कितना, 4, और रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट कर दो 4, क्योंकि पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का है, 5 का, 4 खत्म कर दो। अब अगर बैलेंस शीट बनाऊं तो बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स कितने की रहेगी, 51, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का रह गया, 5 में से 4 कम होके 1000 का रह गया। समझ आई बात। पर यह भी हो सकता है वैल्यू 55 से 51 आई, 4 ही गिरे, 4 रिवैल्यूएशन रिजर्व से ले लिए, पड़ा किस लिए, वो इसीलिए। लेकिन अगर वैल्यू ज्यादा गिर जाए, लो मैं कहता हूं वैल्यू तो 48 रहेगी, ज्यादा गिर गई, 55 से 48 पे आ गए हम, 55 माइनस 48, 7 का लॉस, तो ऐसा करो रिवैल्यूएशन रिजर्व से तो 5 ही लोगे, वैल्यू कितनी गिर गई, 7, फालतू का नुकसान कहां से ले लोगे, पी एंड एल से, कितने रुपए, 2000, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व नाम की चीज खत्म हो चुकी है। अब बैलेंस शीट में कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, फिक्स असेट्स 55 में से 7 कम होके 48,000 की रह गई है। समझे, रिवैल्यूएशन रिजर्व उड़ गया, बल्कि 2 और उड़ गया। तो इस तरह से पहले साल फायदा रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगले साल फिर फायदा, फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट बढ़ा दो, अगले साल लॉस तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से काट लो, लॉस ज्यादा है तो बाकी का लॉस पी एंड एल से ले लो। पहले साल लॉस था 50 वाली 40, 10 का लॉस आ गया था पी एंड एल में। सेकेंड ईयर में आ गया मैं, सेकेंड ईयर में अगेन लॉस है, फेयर मार्केट वैल्यू असेट की कह रहा है 35 पे आ गई, तो फिर कहां लिखूंगा, पी एंड एल डेबिट टू फिक्स ये प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, कितना और गिरा दो, 40 की चीज 5 गिर के 35 पे आ गई, तो 5 गिरा दो और 5000, अपना लॉस पी एंड एल में। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 40 माइनस 5 35 की जाएगी। समझ आइए, फिर लॉस आ गया। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या गया, गेन, फेयर मार्केट वैल्यू जो 40 पे आई थी वो 47 48 पे आ गई। लो अब क्या करूं, 8 बढ़ाना है, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 8000, ये फायदा रिवैल्यूएशन रिजर्व में ना लेके जाओ, जितना पास्ट में पी एंड एल में डाला वहां तक वापस पी एंड एल अकाउंट में लेके जाना है। आपकी प्लांट एंड मशीनरी कितने की हो जाएगी, देखो आपकी प्लांट एंड मशीनरी 40 और 8 बढ़ के 48 की हो जाएगी, बस कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, क्योंकि पास्ट में पी एंड एल में 10 डाला, 10 तक का फायदा तो पी एंड एल में ही जाएगा, लॉस डाला था 10,
ये चाहिए। अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाए, लो 54 होगी, अब वैल्यू कितनी बढ़ गई, इंक्रीज कितना हो गया, 54 माइनस 40, 14 की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज 14 है। तो ऐसा है असेट में तो आप डेबिट क्या कर दोगे, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 14,000, लेकिन आप सारा रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं P&L में लेके जाओ। 10,000 पे पास्ट में लॉस में डाला था, रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ पास्ट ईयर्स, पास्ट ईयर P&L में डाला था 10, वापस इनकम बन गया वो, उससे ऊपर का रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। कितना ऊपर का, 4, यानी ये सेट 40 से 14 बढ़ के कितने पे पहुंच गई, ये सेट पहुंच गई 54 में, और इधर रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का आ गया, 4, क्योंकि 10 का फायदा तो कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ आया, ये पूरा एक डायग्राम बना दिया है कि अगर फर्स्ट ईयर में लॉस आया तो लॉस P&L में, सेकंड ईयर में फिर लॉस आया तो फिर P&L में, लेकिन सेकंड ईयर में गेन आया तो जितना पास्ट में लॉस आया था वहां तक तो आप वापस P&L की इनकम गिन लो, पास्ट का लॉस, उससे ज़्यादा आए तो रिवैल्यूएशन रिजर्व। पहले साल गेन था, रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है, किस लिए पड़ा है, कल को वैल्यू गिरेगी तो काम आएगा, नहीं तो असेट्स बेच दोगे तो P&L में जाएगा। सेकंड ईयर फिर अपवर्ड तो फिर वैल्यू बढ़ा दी, प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर सेकंड ईयर डाउन तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से ले लो, डाउन ज़्यादा है तो बाकी का लॉस P&L से ले लो, रिवैल्यूएशन रिजर्व से ज़्यादा लॉस है तो। इस तरह से ये सारी स्टोरी आप फाउंडेशन से पढ़ते हैं, वही है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का करना क्या है, बताया ना, अगले पेज पे बता रहा है। केस 1 तो कह रहा है इसको कहाँ डाल दो, रेवेन्यू रिजर्व, कहाँ, P&L में, यही चलता है। दूसरा कहता है सम ऑफ द सरप्लस में बी ट्रांसफर एज द असेट इज यूज्ड बाय एंटरप्राइजेज। तो कह रहा है जी अपा इसको डेप्रिसिएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। इन सच केस अमाउंट ऑफ सरप्लस ट्रांसफर वुड बी depreciation based on revaluation carrying amount minus depreciation based on original cost। कुछ लोग केस 2 ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, फर्स्ट केस तो क्या है, रिवैल्यूएशन गेन या सरप्लस, क्या करना है, ये कह रहा है जी जब असेट रिटायर हो जाए, बेकार हो जाए तो असेट डिस्पोज ऑफ करनी है, बेकार हो गई है, टू बी डिस्पोज ऑफ, ट्रांसफर टू P&L, तब तक पड़ा रहे टिल देन इट इज टू बी रिटेन्ड, इसको रिटेन करो इन बैलेंस शीट, जब तक असेट नहीं बेचती घूमता रहेगा अपवर्ड डाउनवर्ड। केस 2 क्या कहता है यूज कर लो इंक्रीज डेप्रीसिएशन ड्यू टू अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ असेट। इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन जो है बढ़ी हुई वैल्यू पे, वो क्या करना है आपने, अपवर्ड डेप्रीसिएशन बढ़ा हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व से ले लो। कैसे, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूं, देखना। मान लो कि रिवैल्यूएशन से पहले असेट कितने की थी, लो ऐसे कि बिफोर रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू 40 थी फिक्स असेट्स की, फिक्स असेट्स बिफोर रिवैल्यूएशन 40 थी, 40 की थी फिक्स असेट से पहले, रिवैल्यूएशन से पहले। रिवैल्यूड अमाउंट कितना आया, अमाउंट ऑफ फिक्स असेट्स 50। तो आपने 10,000 क्या दिख रहा है यहाँ से, अपवर्ड रिवैल्यूएशन दिख रहा है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। आपने एंट्री क्या की, फिक्स असेट्स डेबिट 10,000, टू क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व 10,000। आपकी बैलेंस शीट में क्या दिखने लगा, आपकी बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स 40 में 10 जुड़ के कितनी दिखने लगी, 50, और इधर क्या दिखने लगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना, 10। अब सेकंड नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन की रेट मान लो 10% WDV है। अब आप देखो कि डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड अमाउंट पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। अब 50 की होगी तो 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 5 लगेगा। इफ नो रिवैल्यूएशन हैव बीन मेड, कोई रिवैल्यूएशन ना किया होता तो डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, कितना चार्ज हुआ होता, 40 पे 10% कितना लगा होता, 4,000। तो आपका एक्सेस डेप्रिसिएशन कितना है, एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन इंक्रीज वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स 1000 रुपये। तो कहता है ये कहाँ से एडजस्ट कर लो, टू बी एडजस्टेड आउट ऑफ
आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। आप डेप्रीसिएशन लगाओगे तो क्या एंट्री करोगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। आप कितना डेप्रीसिएशन लगाओगे, 5000, तो आपको P&L से नहीं करना एडजस्ट, टू डेप्रीसिएशन 5 सारा। आप रिवैल्यूएशन रिजर्व भी यूज़ कर सकते हो, कितने रुपए तक, 1000, क्योंकि ये बढ़ा हुआ डेप्रीसिएशन बढ़ी हुई वैल्यू की वजह से है, तो ये बढ़ा हुआ डेप्रीसिएशन कहाँ से यूज़ कर लो, रिवैल्यूएशन रिजर्व से। बाकी तो प्रॉफिट एंड लॉस से करना ही है 4। यानी अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स कितने की दिखने लगी, फिक्स असेट्स 50 में 5 कम होके 45 की दिखने लगी, और रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का दिखने लगा, 5 से 1 कम करके 4 दिखने लगा, क्योंकि 10 का था क्या, 10 का था तो 10 माइनस 1 9 का दिखने लगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से लो, कह रहा है जी 50 की वैल्यू होगी 40 से बढ़ के, 10 वैल्यू बड़ी वैल्यू पे डेप्रीसिएशन जो बढ़ा ना 1000 रुपये, वैसे 40 पे लगता 4, अब 50 पे लगा 5, 1000 बढ़ा हुआ डेप्रीसिएशन, इट कैन बी एडजस्टेड आउट ऑफ, कहाँ से एडजस्ट कर लो इस बढ़े हुए डेप्रीसिएशन को, आपको कह रहा है ये रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट किया जा सकता है। टेक्निक 2 AS10 दोनों टेक्निक क्लियरली बताता है कि ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं, कुछ नहीं करते रिवैल्यूएशन रिजर्व का, पड़े रखो, प्रूडेंसी, कहता क्यों यूज करें, पड़ा रहने दो, जब असेट बेचेंगे तो ये P&L में डाल देंगे, क्या पता कल को कब असेट कम हो जाए। दूसरा कहता ना कर लो यूज, बड़ा हुआ डेप्रीसिएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व से ले लो। ये एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा दिया है, समझ आया। इसके आगे का टॉपिक होमवर्क में पढ़ना है डेप्रीसिएशन। क्या डेफिनेशन थी डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इन सिस्टेमेटिक मैनर। दोबारा सुनो, डेप्रीसिएशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, बांटने की, ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इन सिस्टेमेटिक मैनर। अब ये डेप्रीसिएशन की जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपने फाउंडेशन में भी पढ़ी थी। एलोकेशन का मतलब, जैसे ये 50,000 की सेट है, 10 ईयर लाइफ है, SLM मेथड है, तो आप हर साल कितना कितना राइट ऑफ करते रहते हैं, 5,000 5,000 5,000, यानी 50,000 को 10 साल में डिवाइड कर देते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है 10 सालों में, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। तो ये बता रहा है AS10 PP का, PPE क्या कह रहा है, डेप्रीसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ depreciable assets over its useful life in systematic manner। ये डेफिनेशन बहुत आपने सुनी है, एक एक वर्ड का मीनिंग है। सिस्टेमेटिक मैनर से मतलब मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन से है। आप कौन सा मेथड लगाते हैं अक्सर, SLM या WDV या सम ऑफ डिजिट मेथड एक्सेट्रा, इस तरह के मेथड लगाते हैं आप, ओके। और यूजफुल लाइफ से मतलब है जब तक टिल द सिमिलर आउटपुट कैन बी टेकन। जब आउटपुट गिर गया तो समझो लाइफ खत्म होगी। मेरा कहने का मतलब, एक सेट है, फोटोस्टेट की मशीन है, चलाने को तो 50 साल चला लो, पर उसकी फोटोस्टेट कुछ काम नहीं आती, वो प्रिंट ऐसा आ रहा है, तो समझो यूजफुल लाइफ कम्स टू एन एंड। यूजफुल लाइफ क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक है ना। तो वो बता रहा है कि यूजफुल लाइफ किसी एसेट की आउटपुट जब तक सेम आए, यानी कि जितना चाहिए, कार है रोज ही रास्तों में खड़ी रहती है तो उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, भाई धक्का कर रहे हो आप, लाइफ खत्म। जब तो वो आउटपुट ही सेम नहीं दे रही तो बेकार है, ठीक है, ये चीज है। तो यूजफुल लाइफ, एक स्टूडेंट कहता है जी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगी, वैल्यू गिरेगी, वही रूल, कितनी वैल्यू गिरी, 750 वाली 600 गिरेगी, 150 गिर गई तो कर लो 150 अपॉन में 750 इंटू 100, 20%। डेप्रीसिएशन में भी 20% आप कम कर दो, असेट की कॉस्ट में भी डेप्रीसिएशन कम कर दो, तो वो 600 पे आ जाएगी। और अगर वो वाला मेथड है तो जो सेकंड टेक्निक, उसमें डेप्रीसिएशन बढ़ा दो, एक्यूमुलेटेड बढ़ा दो, तो उससे कॉस्ट क्या हो जाएगी, WDV कम आ जाएगी। उल्टा कर दो, बिल्कुल जस्ट उल्टा कर दो। बड़ी वैल्यू के एग्जांपल ज़्यादा हैं, घटने के कम रिवैल्यूएशन में। अगर घटी है तो सब कुछ रिवर्स मोड में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनेट दोनों चीज़ें घट जाएगी,
कितने परसेंट, कॉस्ट भी और एक्यूमुलेटेड भी। सेकंड टेक्निक में डेप्रिसिएशन बढ़ा देना, वो चीज़ है। चलो वो एक क्वेरी आ रही थी, एक डेप्रिसिएशन के मेथड, जब तक सिमिलर आउटपुट दे लाइफ है, वरना आउटपुट गिर गया तो लाइफ खत्म। और डेप्रिसिएबल असेट्स कौन सी होती हैं? डेप्रिसिएबल असेट्स हैविंग ओवर 1 ईयर लाइफ, हैविंग ओवर 1 ईयर लाइफ बट हैविंग लिमिटेड लाइफ। लाइफ लिमिटेड हो, लैंड की तरह नहीं कि लाइफ हजारों साल है, बिगड़ेगा ही नहीं कुछ। लाइफ लिमिटेड हो, पर हो क्या 1 साल से ज्यादा। डस्टर पे, कैलकुलेटर पे, इस पे डस्टर मार्कर की लाइफ कुछ दिन की है, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं। ठीक है, लैंड पे भी ना अक्सर रूटीन में नहीं लगता क्योंकि उसकी लाइफ अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होती, नहीं लगता जनरली। डिस्कशन करेंगे, अगर कुछ ऐसा है वैल्यू कम हो रही है तो अलग बात है, जनरली नहीं लगता। तो डेप्रिसिएबल असेट्स है जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है बट लिमिटेड है। प्रोसेस ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट का मतलब पता ही है, वही जो पढ़ के आए अभी, कॉस्ट का मीनिंग प्रेजेंट कंडीशन टर्म्स, प्रेजेंट लोकेशन में लाने की कॉस्ट, उसको बांटना है। यानी ये डेप्रिसिएशन लगाने 10 लाख की मशीन 10 ईयर में डेप्रिसिएट करने का मतलब 10 लाख को 10 साल में बांटना है, हर साल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का मेन पर्पस पैसे का अरेंजमेंट करना है। जब आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 1 लाख का P&L में, P&L टू डेप्रिसिएशन जा रहा है, तो आपके प्रॉफिट क्या हो रहे हैं? 1 लाख कम प्रॉफिट होने से टैक्स भी कम लगेगा, डिविडेंड भी कम बांटोगे, तो एक तरह से जो डिविडेंड और टैक्स बटना था लाख रुपए वो बच गया, तो आपकी पॉकेट में पैसा बच गया बटने से। इस तरह से इनडायरेक्टली पैसा अरेंज होता है, अरेंजमेंट पैसे का इनडायरेक्टली होता है। डेप्रिसिएशन लगाने का मेन एम रिप्लेसमेंट ऑफ असेट है। कुछ सालों बाद असेट बदलनी भी तो है, नहीं लगानी है, तो डेप्रिसिएशन का मेन एम यही है, रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। जो ये रिप्लेसमेंट है असेट की, वो पैसे का इंतजाम कैसे होगा? स्टूडेंट पूछता है। डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, यस, डेप्रिसिएशन टू असेट P&L टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन P&L में आ जाएगा, प्रॉफिट को कम कर देगा, टैक्स और डिविडेंड बटने से रह जाएंगे नहीं, पॉकेट में लाख रुपया बच गया। हर साल पॉकेट में लाख बचता रहा, बटने से जाने से तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स ओवर यूजफुल लाइफ इन सिस्टमेटिक मैनर। ये चीज लाइफ कई चीजों पे डिपेंड करती है। आपकी रिपेयर पॉलिसी, आप हौसले वाले हो, ज्यादा रिपेयर पे खर्चा करने को तैयार हो तो लाइफ ज्यादा होगी। कुछ लोग ज्यादा नहीं खर्चते रिपेयर पे, वो असेट ही बदल लेते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होना भी, चीज सही पड़ी है पर टेक्नोलॉजी बदल गई, वो मशीनें वो सब काम ही नहीं आएगा, तो ये भी इफेक्ट डालता है लाइफ पे। सरकार के रिस्ट्रिक्शन, कार ले लो 10 साल पुरानी डीजल कार चलती नहीं, अब डीजल कार की लाइफ 10 से ज़्यादा कैसे सेट कर लोगे, ये भी बात है। तो सारी चीज़ें मिल के रोल प्ले करती हैं लाइफ ऑफ असेट सेट करने में। सिस्टेमेटिक का मीनिंग बता दिया, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन भी होता है, सारे ये मेथड हैं। और SLM डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? SLM डेप्रिसिएशन की जो रेट होती है वो आपको पता है कैसे लगता है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप अपॉन में लाइफ, ये है। और डेप्रिसिएशन SLM की जो परसेंटेज होती है वो है डेप्रिसिएशन SLM वाला पर annum अपॉन में कॉस्ट इंटू 100। ये फॉर्मूला SLM का है। WDV परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन सीधा आ जाती है क्या, 1 माइनस nth रूट स्क्रैप अपॉन में कॉस्ट। इसको सोल्व कर लो, WDV की परसेंटेज अपने आप आ जाती है। तो आप ये दो मेथड बहुत पहले से लगा रहे हैं फाउंडेशन से। अगर मैं एक एग्जांपल लेके इन मेथड को समझाऊं तो वो इस तरह है, देखना सिचुएशन बता रहा हूं। मान लो दो मेथड है, पहला और ये दूसरा। चलो मैं कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मान लो 1 लाख, एस्टीमेटेड स्क्रैप 25,000, एस्टीमेटेड लाइफ यानी कि N कह सकते हो 2 ईयर है। लगाओ, इसको लगाओ, डेप्रीसिएशन SLM पर annum कितना आएगा, फॉर्मूले में रखो, कॉस्ट लाख रुपए, स्क्रैप 25 डिवाइडेड बाय 2 ईयर लाइफ, 37,500 पर annum आ गया डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की परसेंटेज बताओ ना मेरे को, परसेंटेज क्या फॉर्मूला है, डेप्रीसिएशन पर annum 37,500, कॉस्ट कितनी है ओरिजिनल लाख रुपए इंटू 100 यानी 37.5% पर annum आ जाएगा। चेक करना है, चेक कर लो, लाख रुपए पे 37.5, 37,500, फिर 37,500, 75 कम होके 25 स्क्रैप के बराबर बच जाएगा। लगा लो, 1 लाख का 37,500, 37,500, फिर 1 लाख का 37,500,
स्क्रैप 25 के बराबर बच जाएगा। तो ये मेथड 1 था। मेथड 2, WDV डेप्रीसिएशन की परसेंटेज ढूंढो। क्या फॉर्मूला है परिणाम 1 माइनस स्क्रैप कितना है, ये N2 ईयर लाइफ है, स्क्रैप 25, कॉस्ट कितनी है 1 लाख, तो रेस टू पावर कर लो 1 माइनस 1/4, रूट कर लो या रेस टू पावर 1/2 कर लो, एक ही बात है। तो इसका 1/4 का रूट करोगे तो 2, तो ये 1 माइनस 1/2 1/2, 0.5 लिख लो या 50% लिख लो। 0.5 या 50% एक ही तो बात है, 50/100। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाख रुपए पे 50% लगाओ 50, फिर 50% लगाओ 25 की रहेगी स्क्रैप। तो ये फॉर्मूले इससे डेवलप हुए हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर लाइफ ज़्यादा हो, फॉर्मूला ये है वो लोग लेके निकल जाएगा, हमें उसमें नहीं जाना। मैंने तो मेथड बताए, इससे फॉर्मूले डेवलप हुए। ओके, कंपोनेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बता चुका हूं, पेज नंबर 112 पे कह रहा है, वही एसी के पार्ट्स पे मोटर पे बताया था ना, वो मोटर निकाल दो, नए वाली जोड़ दो, वो वाला पंगा है। कह रहा है ग्रुपिंग ऑफ कंपोनेंट पॉसिबल, हाँ एक जैसे माउल्ड डाई जैसे इकट्ठे कर लो, क्या इलाज है, अलग अलग नहीं लगा सकते छोटी छोटी चीजें, और कंपोनेंट वाइज एसी पे नहीं लगा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि पॉसिबल नहीं, मुझे अलग अलग वैल्यू नहीं पता। तो ज्यादातर लोग प्रैक्टिकली इकट्ठे पे लगाते हैं, फिर वो नौबत आएगी, अगर एक पार्ट निकाल लोगे तो उसकी वैल्यू सॉल्व करके लेस करना, नए की जोड़ना, वो प्रॉब्लम आएगी। अगर कंपोनेंट वाइज लगाते तो वैल्यू निकालना आसान हो जाता, वो बता रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन का पता ही आपको, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड असेट्स, P&L टू डेप्रिसिएशन, या फिर डेप्रिसिएशन टू क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, P&L टू डेप्रिसिएशन, वो आपको पता है। ठीक, तो ये कह रहा है। वैसे AS2 कहता है कि अगर कोई मशीन शराब बनाने में काम आ रही है, आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन का बिजनेस है, तो डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन में जो काम आ रही है मशीन, उसका वाइन में ही जोड़ दो। क्योंकि जो लोग हैवी मैन्युफैक्चरर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग काउंट बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन विच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टॉक टू बी एडेड टू द स्टॉक में जुड़ेगा। AS2 कहता है शराब बनाना आपका बिजनेस है, शराब बनाने में जो मशीनें काम आ रही हैं तो उनका डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, इन मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, यानी शराब की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। बिल्डिंग बनाने के लिए मशीनें हैं तो उनका डेप्रिसिएशन बिल्डिंग में जोड़ दिया जाए तो अच्छा है, वो बिजनेस में यूज नहीं हो रही हैं, तो वो थ्योरी लगाने को कह रहा है। ठीक, ओके। या कोई असेट इंटेंजिबल असेट्स बनाने में काम आ रही है, कंप्यूटर है वो हमारे बिजनेस का है लेकिन उससे ना कोई इंटेंजिबल असेट्स डेवलप कर रहे हैं, फॉर्मूला कोई सोल्ड, तो वो कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन P&L में ना आके उसी इंटेंजिबल असेट्स में जोड़ दो, क्योंकि वो कंप्यूटर कहाँ यूज हो रहा है, इंटेंजिबल असेट्स की फॉर्मेशन में, उसकी जनरेशन में, तो उसमें जोड़ दो। बिल्डिंग बनाने में यूज हो रही है कोई असेट तो बिल्डिंग में जोड़ दो, क्योंकि वो बिजनेस में यूज नहीं हो रही कि P&L में डालूं। ट्रॉली है बिजनेस की पर वो बिल्डिंग बनाने पे ही लगा दी, बिजनेस में कोई छोड़ दिया काम उसका, तो ट्रॉली का पूरा डेप्रिसिएशन उसी बिल्डिंग में जोड़ दो, तो ये अच्छा ट्रीटमेंट है। तो नीचे क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है, एंटिटी ए है, पॉलिसी है, नॉट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन PP कैपिटलाइज इन द ईयर अंटिल द फॉलोइंग ईयर बट प्रोवाइड फॉर फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। एक बंदा कह रहा है जिस साल असेट खरीदी लगाता ही नहीं, कहता अगले साल से लगाऊंगा, हाँ जिस साल बेची उसका पूरा लगाऊंगा, दोनों ही गलत है। प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। जब असेट पुट टू यूज होगी, रेडी होगी, तो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, बीच में लगाई तो प्रोपोर्शनेट मंथ का लगा लो, और जो बेची जब तक बेची तब तक का लगाना है, पूरे साल का नहीं। कहते जब बेचूंगा पूरे का लगा लूंगा, जब खरीदी उस काम पे लगाई उस साल लगाते ही नहीं, दोनों ही गलत है। जब बेची तब तक का लगाना है डेट ऑफ सेल, खरीदी तो वो जब तक खरीदी और साल के एंड तक प्रोपोर्शनेट लगाना है, ना लगाना गलत है। ये आपकी दो टेक्निक हैं, क्यूमुलेटेड में एडजस्ट करो या फिक्स असेट्स में रिवॉल्यूशन मॉडल लगाते हो, तो अपवर्ड डाउनवर्ड को दो टेक्निक से एडजस्ट किया जा सकता है। आपकी पॉलिसी क्या है आप देख लो, टेक्निक 1 लगाना है या टेक्निक 2 लगाना है, वही लगाना ईयर आफ्टर ईयर, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। और ये मॉडल हैं, ये अकाउंटिंग पॉलिसी होते हैं, कॉस्ट मॉडल के रिवॉल्यूशन मॉडल, इनको चेंज करना एक दूसरे में बड़ा मुश्किल है। रीजन चाहिए तीनों, एस चेंज, लो चेंज या बेटर पिक्चर वाला, ठीक है ना, वो चीज़ है। और अगर लाइफ बदल जाए,
स्क्रैप बदल दे तो प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है। जैसे आप ये लाइफ या स्क्रैप बदल जाए बचे हुए साल, तो पास्ट में जो हुआ छोड़ो, आगे से ठीक। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बदल जाए एसएलएम से डब्ल्यूडीवी, प्रोस्पेक्टिव चेंज। पास्ट में जो हुआ छोड़ दो, आगे से नया मेथड लगा दो, वो चीज कह रहा है। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू, हाँ अलग हो तो वैल्यू फ्यूचर में बदल दो। नीचे क्वेश्चन कह रहा है 11, एक असेट 1 लाख की थी जिसकी लाइफ 10 साल का आइडिया था, कचरा 0। कहता है 1 जनवरी 13, जनवरी 17 में आ गए, 4 साल बीत गए, 13, 14, 15, 16, 4 साल बाद। कहते हैं यार लाइफ तो 4 ईयर ही बची है, तो लाख पे आपने 10 साल के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स लाख रुपए थी, 1 लाख। आपने एसएलएम डेप्रिसिएशन लगाया 4 ईयर, 10 ईयर लाइफ के अकॉर्डिंग, स्क्रैप 0, तो आपने कितना लगा दिया 4 साल में, 10-10 हज़ार करके 40 लगा दिया। आज उसकी डब्ल्यूडीवी 4 साल बाद 60 है। लाइफ कितनी बचनी चाहिए, 6 साल, पर कह रहा है रिमेनिंग लाइफ का आइडिया बदल गया, 4 ही बची है। तो ऐसा करो, डेप्रिसिएशन बदल दो, 60,000 माइनस स्क्रैप, लाइफ कितनी बच गई 4, आगे से 15-15 लगा के 4 साल में खत्म कर देना। यानी जो पास्ट में हुआ पहले 10-10 लगा, तब आइडिया 10 साल की लाइफ था, अब आइडिया 10 साल की जगह क्या हो गया है 8, यानी 4 बीत गए, 4 ही और हैं। तो बस आप क्या कर लो, 4 ईयर में उड़ा दो बचे हुए 60 को। कह रहा है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जब रेडी हो जाए, रेडी होगी फिर भी नहीं यूज कर रहे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, साफ बात है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। कहता है एंटिटी बी ने मशीन कंस्ट्रक्ट कर ली खुद के यूज के लिए, नवंबर 16 में कंस्ट्रक्शन पूरी होगी, पर कंपनी ने मार्च 1 तक भी काम पे लगाई नहीं। रेडी होगी ना, लगाना चाहिए नवंबर से डेप्रिसिएशन। तो ये रेडी होने का रूल है। इसमें रेडी की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, वो ठीक कर लेना। लास्ट सेंटेंस में डोंट द सेट्स में यूज वर्ड लगा दो, डोंट यूज द सेट्स, यूज ना करो वो आपकी प्रॉब्लम, डोंट यूज वर्ड मिसिंग है, डोंट यूज द सेट्स, सो डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज ऑन इट। तो कहता है जी यूज करो ना करो, रेडी होगी ना बिजनेस में, ओके, आपको डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कब बंद कर दो, लाइफ कम्स टू एन एंड। मान लो एक असेट 1 करोड़ रुपए की है, स्क्रैप का आइडिया 10 लाख का है, 10 ईयर लाइफ थी, एसएलएम लगाते रहे 9-9 लाख, 1 करोड़ माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर लाइफ, हर साल डेप्रिसिएशन 9-9 लगाए, 10 साल पूरे हो गए। अब वो सेट बिकाऊ है, अब नहीं लगाना डेप्रिसिएशन, क्योंकि उसकी लाइफ क्या हो चुकी है, खत्म, अब वो यूज ही नहीं हो रही, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाना चाहिए। और तब भी ना लगाना चाहिए जब स्क्रैप ज्यादा होगी। मान लो एक असेट की कॉस्ट लाख रुपए, एस्टिमेटेड स्क्रैप का आइडिया था कि 40,000 होगी इन बिगनिंग एस्टीमेट था कि भाई लाइफ होएगी 10 साल, और ये आप डेप्रिसिएशन लगाते रहे, एसएलएम कितना लगाते रहे, लाख के हिसाब से 40,000 स्क्रैप, 10 साल में कितना लगाते रहे, हर साल आप 6,000 रुपये पर एनम लगाते रहे। आफ्टर 5 ईयर के बाद क्या हुआ, आप डब्ल्यूडीवी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, आपकी लाख में से 6,000 काट के 6,000 पर एनम 5 साल में 30 खत्म होगी, 70 की पड़ी है, 5 साल में और काट देता 30 तो 40 की बच जाती। एस्टिमेटेड स्क्रैप का आइडिया बदल गया, अब ये कह रहे जी 75 होगी, बोलो अब कैसे लगाऊं। किस केस में अगर स्क्रैप का एस्टिमेट बढ़ गया तो नो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, मत लगाओ। अब कम हो जाती तो कम करके वैल्यूएशन, मतलब वैल्यू बदल जाए, लाइफ का आइडिया बदल जाए, स्क्रैप बदल जाए, तो बदली हुई सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग सोचो। पर अब तो ये एस्टिमेटेड स्क्रैप का जो एस्टिमेट है ग्रेटर देन द डब्ल्यूडीवी ऑफ असेट, या वैल्यू ऑफ असेट कह दो, वैल्यू ऑफ असेट, तो नो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। किस तरह लगाऊं बोलो, 70 माइनस 75 हो जाएगा, कैसे लगाऊं, ना लगाओ। यानी तब ना लगाओ जब रेजिडुअल एक्सीड कर जाए उसकी बुक वैल्यू से, रिमेनिंग वैल्यू से, तब ना लगाओ, या सेट की लाइफ ही खत्म हो जाए तो बची हुई बिकाऊ सेट है वो, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो बता रहा है जब एक्सीड कर जाए कचरा उसकी वैल्यू से तो ना लगाओ। एग्जाम्पल दे रहा है, कहता है जी एक असेट 10 लाख की है, शायद 50 साल की लाइफ है उसकी, फिजिकल लाइफ है, फिजिकल छोड़ो,
लोहा है गायब हो जाएगा क्या? पड़ा तो रहेगा ही फिजिकली। यूजफुल लाइफ कितनी है? कहता 20 साल है और उसका कचरा बिकेगा मान लो 10 लाख में, 10 की है कचरे में भी 10 की बिक जाएगी, तो किस चीज का डेप्रीसिएशन लगाऊं? 10 की है कचरे में 9 की बिक जाएगी सेकंड सिचुएशन, तो 1 लाख पे लगा लो 20 साल का डेप्रीसिएशन 5,000 अगर SLM है तो, पर 10 की 10 ही बिकेगी फिर कोई डेप्रीसिएशन नहीं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा डेप्रीसिएशन जो लगता है असेट बेच दी तो लगना बंद हो जाएगा, या सेट की यूजफुल लाइफ खत्म होगी तो बंद हो जाएगा। बिका हुआ है बस बेचनी है। 1 लाख की सेट थी स्क्रैप 10,000, 10 साल लाइफ, 9,000 डेप्रीसिएशन लगाते रहे, 10 साल में 90 लगाया आपने डेप्रीसिएशन। ओके, अब वो 10,000 स्क्रैप के बराबर बच गई, अब बेचनी है हेल्ड फॉर सेल। 8 की बिकी तो 2 का लॉस, 11 की बिकी तो 1000। मैं ऐसे कह रहा हूं किसी असेट की कॉस्ट 1 लाख थी, एस्टिमेटेड स्क्रैप 10,000 थी और लाइफ थी 10 साल, 10 ईयर कंप्लीटेड। आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद बैलेंस शीट में वो कितने की पड़ी है? प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 10,000 की पड़ी है, 9,000 डेप्रीसिएशन लगता रहा पर एनम। ठीक है ना, अगर मेथड SLM है मान लो 9,000 डेप्रीसिएशन हर साल लगता रहा, SLM रेट से लगता रहा 90,000, 1 लाख माइनस 10। अब ये बिका हुआ, अब कैसा डेप्रीसिएशन? मान लो सेकंड ईयर ये 31 मार्च 19 दिसंबर 19 को नहीं बिकी, 31 मार्च 20 को, तो कोई बात नहीं, कोई डेप्रीसिएशन। फिर ये 31 मार्च 21 को भी नहीं बिकी, पड़ी है, पड़ी रहने दो, कोई डेप्रीसिएशन नहीं, क्योंकि अभी ये यूज नहीं हो रही ना, इसकी वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हो, बिका हुआ है अब ये, लॉन्ग टर्म असेट्स नहीं। पर मैं कहता हूं ये बेच दी, 1 अप्रैल 21 में बेच दी, 8 की बिकी, बैंक डेबिट 8,000, 2,000 लॉस किस में डाल दो? P&L में, टू प्लांट एंड मशीनरी। अगर 10 वाली कचरा 8 में बिका, अगर ये बिक गई 12 में तो 12 में बेच दी, तो फिर ये P&L में क्या आ जाएगा? फायदा 2,000। बस ये बिका हुआ है, इस पे अब डेप्रीसिएशन नहीं लगाना। हाँ वैल्यू बढ़गी बढ़ा भी सकते हो, जब तक नहीं बिकती घटगी घटा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जब बेचोगे फायदा नुकसान P&L में। ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड पे डेप्रीसिएशन 99% नहीं लगता, पर अगर लैंड एक्सेप्शन है कि लैंड डेप्रीसिएट हो रही है, यानी आपको लगता है कि लैंड की यूजफुलनेस गिर रही है, लैंड के ऊपर ना स्पेशल टाइप का कोई टाइल लगा के फ्लोर बनाया या लैंड के ऊपर कोई स्पेशल काम किया है, तो वो आपको लगता है जी लैंड खत्म होगी इसकी यूजफुलनेस, तो डेप्रीसिएट कर लो। वैसे 99% नहीं कुछ होता, क्योंकि लैंड का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर ऐसा कोई खर्च कर रखा है लैंड पे जिसकी लाइफ लिमिटेड है, तो बस फिर कर लेना कि उसके ऊपर कोई स्पेशल तरह के प्लांट लगा दिए कि ताकि लोग उसके पास से निकलेंगे तो उसका बेनिफिट है हेल्थ के लिए या कुछ ऐसा, तो वो लैंड की लाइफ है, वो प्लांट्स की लाइफ है, तो ऐसा कुछ है तो कर लो, वैसे नॉर्मली नहीं। बिल्डिंग पे लगता है क्योंकि बिल्डिंग खत्म होएगी टाइम के साथ, वो डेप्रीसिएबल असेट्स है श्योरली। डेप्रीसिएशन के मेथड बता दिए मैंने, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग प्रोडक्शन मेथड। कितना माल? मैं कहता हूँ 1 लाख की फोटोस्टेट की मशीन है, 1 लाख की 5 लाख प्रिंट निकालेगी, तो हर प्रिंट का 20 पैसे डेप्रीसिएशन। इस साल 40,000 प्रिंट निकाल ले तो 20 पैसे इंटू 40, 8,000 का डेप्रीसिएशन। अगले साल आपने प्रिंट निकालने 1 लाख, तो 20 पैसे के हिसाब से 20,000 का डेप्रीसिएशन। वो प्रोडक्शन मेथड है। एक क्वेश्चन कर रहा है, मैंने SLM WDV आपको पहले से बता दिया है। डेप्रीसिएशन का मेथड रिव्यू करना चाहे कर सकते हैं, SLM से WDV, WDV से SLM, दैट इज चेंज इन एस्टीमेट, अलाउड है, बदल लो। प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा, पास्ट में कुछ नहीं छेड़ना, कुछ साल पहले रेट्रोस्पेक्टिव था, अब प्रोस्पेक्टिव है, पास्ट में जो हुआ भूल जाओ आगे से। पहले WDV लगा रहे थे, 3 साल हो गए WDV लगाते, आज मशीन की वैल्यू 72 है, अब आप SLM लगाना चाहते हो तो अब बची हुई लाइफ से डिवाइड कर लो 72 को। SLM तो ऐसे लगता है, वो परसेंटेज ऐसे आती है, बची हुई WDV माइनस आज की स्क्रैप का आइडिया लेस डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, उस हिसाब से SLM लगा लो। SLM से WDV पे आ रहे हो तो सीधा परसेंटेज दे रखी है लगा दो, वरना इसमें भी वो परसेंटेज बनाई जा सकती है, 1 माइनस स्क्रैप अपॉन कॉस्ट रेज टू पावर 1/n लाइफ, वो उससे बन सकती है। ठीक है, तो बता रहा है डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मैन्युफैक्चरर है, केमिकल बनाता है, ब्लेंडिंग मशीन भी है, उसके लिए आउटपुट ब्लेंडिंग मशीन का कंसिस्टेंट है, हर साल लगभग सेम सामान बनता है, ये चीज हर तरह का प्रोडक्ट। तो जब सेम लेवल पे काम करना है तो SLM में कोई दिक्कत नहीं है, सेम डेप्रीसिएशन लगा दो, यूज सेम है, अगर असेट का सेम सामान बनाना है तो SLM बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, वो बता रहा है। ठीक, और ये अगर जब भी आपको फ्यूचर में स्क्रैप बदलती दिखे, लाइफ बदलती दिखे,
या वो रिकमीशनिंग और खर्चा बदलता रहे तो प्रोस्पेक्टिवली डेप्रीसिएशन बदल देना, आगे से नए मेथड से डेप्रीसिएशन लगा दिया जाएगा। तो जो चेंजेस हैं वो देख लेंगे, कॉस्ट और वैल्यूएशन मॉडल के अकॉर्डिंग आज की वैल्यू पता करके एडजस्ट कर देंगे। तो अभी फिलहाल इतना है, ऑलमोस्ट इसमें चीज़ें हो गई हैं जो काम की थी। तो आपा इसमें जो थोड़ा बचा है नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ ख़त्म कर देंगे। बहुत बड़ा ASI 34 पेज का है PP, हमारे नोट्स में बात करूं सबसे बड़ा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब नहीं ज़्यादा बचा, क्वेश्चंस प्लस जो बचा हुआ एक क्लास 1.5 घंटे की, घंटा 1.5 घंटा लगाएंगे, इसे ख़त्म कर देंगे। कोई डाउट हुआ तो देखेंगे।